जया शो। जया शो पे आपका हार्दिक स्वागत है। योर ओवरसीज इंडियन स्टोरी, आपकी प्रवासी भारतीय कहानियां। इस मंच पर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक से बढ़ के एक ऐसी रोमांचक कहानियां उन प्रवासी भारतीयों की जिन्होंने भारत से बाहर जाकर अपना और अपने देश का नाम खूब रोशन किया। आज हमारे बीच मौजूद हैं भारत के प्रसिद्ध बिजनेसमैन जो इस समय हो ची मिन वियतनाम के शहर में रहते हैं। चलिए मिलते हैं श्री मनीष सोगानी से। हेलो मनीष एंड वेलकम टू आवर शो। इस मंच पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच जया जी। मनीष बहुत ही कम उम्र में कॉर्पोरेट जॉब लेके वियतनाम पहुंचे और वहां कई साल तक उन्होंने आईटी हार्डवेयर एंड कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी में काम किया। इसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया कॉर्पोरेट गिफ्ट का। कॉर्पोरेट गिफ्ट यानी कि जब भी हम कभी किसी कंपनी का इवेंट अटेंड करते हैं तो इवेंट के शुरू में या इवेंट के आखिरी में वहां के मौजूदा लोगों को वो कंपनी कई बार गिफ्ट देती है, यानी कि उपहार देती है। ये एक टी शर्ट भी हो सकता है, कप, मग्स और ऐसे कई तरह की चीजें हो सकती हैं। मनीष की कंपनी इन्हीं तरह के कॉर्पोरेट गिफ्ट्स बनाती है। ये बिजनेस की शुरुआत मनीष ने हो ची मिन में की और आज ये बिजनेस दिनों दिन चौगने तरक्की कर रहा है। ये कंबोडिया, सिंगापुर, यूरोप के कई देश और भी बहुत सारे देशों में तेजी से बढ़ रहा है। चलिए तो बात करते हैं मनीष सोगानी से और पूछते हैं उनके प्रवासी भारतीय यात्रा के बारे में। तो मनीष जी, आप हमें ये बताइए कि आप भारत में कहाँ से हैं, आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई की और बचपन की कोई ऐसी घटना जिसने आपके जीवन को बहुत प्रभावित किया हो। थैंक यू सो मच जया जी, आपने इंट्रोडक्शन बहुत ही काइंड दिया है, बट आई विल टेक इट। तो मैं वैसे तो ओरिजिनली हम लोग जयपुर के रहने वाले हैं, बट क्योंकि मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में ही बड़ा हुआ, एजुकेशन भी हमारी दिल्ली में ही हुई एंड स्कूल दिल्ली से, कॉलेज दिल्ली से, और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन PGDBA भी दिल्ली से ही किया from an institute called IMM, which is Institute of Marketing and Management. तो सारी पढ़ाई लगभग दिल्ली में ही हुई। फिर जब हमारे PGDBA का लास्ट सेमेस्टर था तो उसके लिए हमको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी थी। तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए मेरे फादर ने बोला कि थोड़ा कहीं और ट्राई करो। तो हमने फिर मेरे फादर ने 1991 में एक सीमेंट प्रोजेक्ट लगाया था वियतनाम में, स्विस कंपनी के साथ में। तो वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ फॉर दी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसमें मेरे को एक थीसिस तैयार करनी थी। मेरा सब्जेक्ट था मार्केटिंग रिसर्च। अच्छा। तो ओरिजिनली तो हमको 4 महीने के लिए आना था यहाँ पे फॉर द रिसर्च, और 4 महीने के बाद वहीं रहते रहते वहीं मतलब यहीं वियतनाम में ही रहते रहते फिर हमको जॉब मिल गई, और फिर उसके बाद कैसे समय निकला पता ही नहीं लगा। तो 10 साल तो हमारे जॉब में निकल गए। तो जब आप वियतनाम में जॉब कर रहे थे तो आपको अपना बिजनेस आइडिया जॉब करते वक्त आया? एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं, बिजनेस का हमने सोचा भी नहीं था। अच्छा। तो इंटरेस्टिंगली कई बार होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिंदगी में जो आप सोचते नहीं है, लेकिन वो आपके सामने आती हैं। अपॉर्चुनिटी एक लगता है कि है, एंड देन आप यू जस्ट फील, आई मीन कई बार वो क्या होता है कि आप प्लान नहीं करते हैं, बट एक सिक्स्थ सेंस लगता है कि यस दिस कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो दैट्स हाउ इट केम अबाउट। तो अच्छा। जब हम नौकरी कर रहे थे, उसके बाद जब 10 साल हो गए थे, तो हमने फिर एक हमारे बिजनेस पार्टनर थे, उनसे बात कर रहे थे। तो जस्ट बात करते करते में उनका एक कई बार क्या होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अराइज फ्रॉम प्रॉब्लम्स। तो वही ऐसे अपने एक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम इवेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारे को ये इवेंट्स के लिए जो सामान बनता है, जैसे आपने एग्जांपल दिया टी शर्ट्स, कैप्स, प्रिंटिंग और ये सब पोस्टर्स वगैरह बनाने थे। तो उन्होंने कहा हमें बहुत तकलीफ होती है, तो कोई रिलायबल नहीं मिलता, या तो क्वालिटी में, या कोई टाइम रिलायबिलिटी नहीं होती है। तो पता नहीं है, वो एक सिक्स सेंस जो आता है, बस वैसे ही आया। मैंने कहा कि ठीक है, लेट मी ट्राई। अच्छा। तो
वो भी एक सरप्राइज हो गया एकदम से कि मनीष तेरे को कुछ आता नहीं है इसके बारे में। मैंने कहा हाँ मेरे को नहीं आता है इसके बारे में, बट इफ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी आई कैन ट्राई। तो दैट इज आपको पता नहीं था और आप मतलब इस आइडिया को सुन के वैसे ही एक्साइटेड हो गए और आपने सोचा ये करते हैं। हाँ, आई मीन लाइक आई सेड सिक्स सेंस कुछ, आई डोंट नो व्हाई इट वर्कड। और क्योंकि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है एमबीए का वो सेल्स एंड मार्केटिंग है। मार्केटिंग में मेरा हमेशा एक इंटरेस्ट था, ब्रांड्स इवेंट्स, ये सब में इंटरेस्ट था शुरू से। एंड जस्ट टू गो बैक टू योर क्वेश्चन, जैसे जब हम छोटे थे तो आई थिंक उसका फाउंडेशन शायद हमारे इंडिया में रहते रहते ही हो गया था, क्योंकि अच्छा। हमारी जब स्कूल की और कॉलेज की जब छुट्टियां होती थी तो इंडिया में प्रगति मैदान करके दिल्ली में एग्जीबिशंस लगते थे वहां पे। तो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी, वो अपने स्टॉल्स लगाते थे एंड वो लोग जो पीजीज टाइप होते हैं उनको हायर करते थे, प्रमोशन सेल्स पीपल चाहिए होते थे उनको। तो हम लोग अपना एक कि चलो एक एक्सपीरियंस हो जाएगा और थोड़ा पॉकेट मनी भी हो जाएगी, तो हम लोग सिर्फ 3-4 फ्रेंड्स मिलके हम लोग ये करते थे और वहीं से आई गेस फाउंडेशन वहीं पे डली। अच्छा। और काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। 3-4 दिन का एग्जीबिशन होता था, ज्यादा लंबा नहीं था। तो वहां पे लोग आते थे, आपको प्रोडक्ट के बारे में, जो जिनका स्टॉल्स होता था वो आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते थे और हम लोगों को उस नॉलेज को जो विजिटर्स होते थे उनके साथ में शेयर करना होता था। तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये सब शायद वहीं से, आई डोंट नो, कुछ लोगों का होता है कि कुछ एक नेचुरल होता है, तो मेरे को ऐसा लगा, रियलाइज हुआ कि एक नेचुरल स्किल मेरे में है और इंटरेस्ट भी है कि लोगों से मिलना, बात करना, उनको कन्विंस करना। तो जब So ये I guess, आपके दोस्त ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात किए तो फिर आपको लगा कि ये तो मैं कर सकता हूँ। हाँ मतलब एक्चुअली जब तक किया नहीं था तब तक विश्वास नहीं था कि कर सकते हैं, बिकॉज कभी पहला एक्सपीरियंस था वो भी। हाँ। बट जब किया तो काफी इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा। तो आई गेस फाउंडेशन वहीं से थी। तो इवन जब हम जिससे 10th का बोर्ड एग्जाम देते हैं उसके बाद में हमको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है कि आप कॉमर्स लेंगे कि साइंस लेंगे कि आर्ट्स लेंगे। हाँ, तो समहाउ सेल्स और बिजनेस की तरफ था इंटरेस्ट ज्यादा, तो हमने कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट किया। या ये बताइए, आपके दोस्त ने कॉर्पोरेट गिफ्ट वाली आइडिया आपके सामने फ्लोट की, आपको लगा ये आप कर सकते हैं, आपका इसमें पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर आपके दोस्त भी अग्री कर गए कि ठीक है मनीष तुम ये बिजनेस करो, तो उसके बाद क्या आपने अपनी जॉब छोड़ी और इस बिजनेस की शुरुआत की कि साथ साथ करते रहे? नहीं, ये हमारी डिस्कशन हुई थी जब हम जॉब छोड़ चुके थे ऑलरेडी। अच्छा अच्छा। तो बीच में हम जॉब छोड़ के थोड़े टाइम के लिए इंडिया गए। फिर बीच में उसी दौरान हमने एक और छोटा सा प्रोजेक्ट श्रीलंका में हमने लिया था, तो वो अच्छा। प्रोजेक्ट नहीं हो पाया और फिर हम वापस वियतनाम आ गए। अच्छा। तो जब वियतनाम वापस आए थे तो तब हम उस जेंटलमैन से मिले एंड क्योंकि मैंने उनके साथ पहले काम किया हुआ था, पार्टनरशिप सेटअप करी हुई थी, तो बिजनेस सेटअप करना, एक रिलेशनशिप काफी डिपेंड करता है उस पर। एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि अगर किसी ने आपके लिए कुछ कमिट किया है तो वो पूरा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो इसके बाद आपने शुरुआत की यहाँ से बिजनेस के अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी, इसी पॉइंट से शुरुआत की आपने? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, दिस वाज द बिगिनिंग। तो कैसे फंडिंग जुटाया? बिकॉज प्रोडक्ट्स वगैरह उन्होंने सपोर्ट किया इनिशियल फंडिंग, या आपने अपने जेब से लगाया? कैसे शुरुआत की? सी, फंडिंग तो यहाँ पे हमने अपनी ही सेविंग से किया, बट अच्छा। जो हमारा जिस बिजनेस में हम जा रहे थे, तो हमारा मॉडल खुद की फैक्ट्री सेटअप करने का नहीं था। हमारा मॉडल था कि हम डिजाइनिंग करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे अच्छा। और क्वालिटी कंट्रोल हम करेंगे। तो उसके अंदर में ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती इनिशियली, क्योंकि हमने छोटा सा ऑफिस से स्टार्ट किया, 2 लोग थे, सिर्फ एक मैं था और एक एक और कॉलीग थी जो बेसिकली बाकी सब करती थी, हायरिंग और सारा परचेजिंग वगैरह। और क्योंकि यहाँ पे लोकल कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, लैंग्वेज की, सप्लायर्स के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में।
और सब चीजों के लिए जब हमने शुरुआत करी थी तो लैंग्वेज काफी इशू था। अच्छा। तो फंडिंग बिल्कुल थोड़ा सा लगा था, बट ऐसा कुछ मेजर था नहीं, बिकॉज हम लोग का फंडामेंटल जो शुरू से था कि हम कभी भी वेयर हाउसिंग नहीं करेंगे, हम स्टॉकिंग नहीं करेंगे, हम ऑर्डर्स लेंगे और फिर हम प्रोडक्ट बनाएंगे। अच्छा, तो ऑलमोस्ट लाइक आप डिजाइन करते थे, डेवलप करते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे। हाँ जी, बट ओनली फॉर B2B, ओनली फॉर ओ, कंपनीज। हमने कभी रिटेल में नहीं किया। अच्छा। सिर्फ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स के लिए हमने किया। हाँ और हाँ हमारा आइडिया यही था कि आप हमको सिर्फ ग्लोबल ब्रांड्स के साथ में काम करना है, हाँ हाँ। क्योंकि तो ग्लोबल ग्लोबल ब्रांड्स के ब्रांड लाइसेंस भी लेते थे? आपने ग्लोबल ब्रांड्स के लाइसेंस भी ली? नहीं, लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इट वाज मोर फॉर कि उनका कोई इवेंट हो रहा है तो उसके लिए उन्होंने मर्चेंडाइजिंग बनवानी है। तो अच्छा। हमारा जो उनके कॉर्पोरेट मार्केटिंग वाले लोग होते थे, उनसे हाँ हमारा कोऑर्डिनेशन होता था। वो अच्छा जो भी हम करते थे उनकी ब्रांड गाइडलाइंस के हिसाब से करते थे। हम अच्छा वो जो डिजाइन हम बनाते थे तो डिजाइन वो अप्रूव करते थे। डिजाइन अच्छा अप्रूवल के बाद में सैम्पलिंग होती थी, सैंपल वो अप्रूव करते थे। सैंपल अप्रूव होने के बाद में हम मास प्रोडक्शन करते थे। तो पहले हम क्यूसी करते थे, फिर उनकी टीम क्यूसी करती थी। हाँ हाँ। तो तो जो ये मास उसमें प्रोडक्शन करते थे, इसमें आपको इसकी फंडिंग आपने खुद जुटाई? बिकॉज इसमें तो कुछ कैपिटल लगा होगा ना उनका। ये इनिशियली वैसा लगता है, थोड़ा बहुत जो लगता है, बट हमारा जो रिलेशनशिप था तो हम लोग हमेशा इसे 50% एडवांस पे काम करते थे। अच्छा तो जो अच्छा हमारा जो फंडिंग, जो बैलेंस फंडिंग होता था वो 50% का होता था। तो अच्छा। जो हमें कस्टमर्स नॉर्मली डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद दे देते थे, 7 से 15 दिन के अंदर में दे यूज्ड टू पे अस द बैलेंस। ठीक तो है। इसलिए इतना ज्यादा थोड़ा गैप होता था, बट ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत प्लानिंग करनी पड़ती थी कि अभी अगर अगर 2 प्रोजेक्ट और 3 प्रोजेक्ट साथ में आ गए तो हम कैसे करेंगे। हाँ हाँ। तो तो पहले इनिशियली साल में आपको कितने प्रोजेक्ट्स मिले? ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स मिले? पहले साल में एक्चुअली हम काफी फॉर्चुनेट थे कि जिस कंपनी के साथ में हमने पहले काम किया, तो हम्म, जब हमने उनका इवेंट किया तो हमने उनको कमिट किया था कि हम आपका जो सामान है आपको 4 हफ्ते में बना के देंगे। अच्छा आई वॉज लकी टू फाइंड वेरी गुड पार्टनर्स जो यहाँ पे हमारे शुरू में जो हमारे फैक्ट्रीज थी, जिन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया, हमें काम भी सिखाया। हमने 3 हफ्ते में डिलीवरी कर दी और अच्छा उनको क्वालिटी बहुत पसंद आई। तो जब हम इस इवेंट में उन्होंने जब सामान दिया तो उसी इवेंट में काफी सारी बड़ी कंपनीज भी थी, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, सारे, क्योंकि आईटी आईटी इंडस्ट्री की थी वो कंपनी। तो जब उन अच्छा लोगों ने सामान देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा सामान है, आपने कहाँ से बनवाया। अच्छा तो फिर उसी कस्टमर ने हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया, उसने बोला कि हमने मनीष से बनवाया, अमृत से बनवाया। अच्छा। तो उसी इवेंट के बाद में वो तो हमारे रेगुलर कस्टमर बन ही गए। हाँ हाँ। तो देखिए, हर हर रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए 3-4 चीजों की बहुत जरूरत होती है। एक तो ट्रस्ट, क्वालिटी एंड कमिटमेंट। बिल्कुल। तो हमने जो शुरू से जब अपनी कंपनी चालू करी थी तब से ये 3 फंडामेंटल्स हमारे एकदम फिक्स थे कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अच्छा। तो एंड आई थिंक वही दोज प्रिंसिपल्स ओनली हेल्प अस कि आगे और कस्टमर्स भी आए। हाँ हाँ। तो फिर अमरीज को आपने इस पॉइंट से, जब ऑलरेडी आपके पास कस्टमर थे और काफी सारे और भी आने लगे, आज अमरीज को आपने इतना बढ़ाया है, तो आपने कंपनी को बढ़ाया कैसे? एक होता है कि एक जगह कुछ कस्टमर्स मिले, पर आज आप वियतनाम से बाहर भी पहुंच गए, तो ये कंपनी को आपने किस तरह से बढ़ाया? कुछ अपनी कंपनी के माइलस्टोन्स बताइए। ये I would probably give the maximum credit to the superpower sitting upstairs. I think उन्होंने हर मुश्किल में साथ दिया, अच्छा गाइड किया। एंड आई हैव बीन वेरी लकी कि हमारे जितने जैसे काफी सारे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, गाइड किया। बिकॉज एक जब आप नया बिजनेस शुरू करते हैं और आप नौकरी में होते हैं तो दोनों बहुत अलग चीज होती है। बिल्कुल। आप जो भी रिस्क लेते हैं तो आप नौकरी में आप अपनी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रिस्क लेते हैं और बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ तो जब आप अपना काम करते हैं तो सब कुछ आपका रिस्क है। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट भी आपको अपने बलबूते पे करना है और रिस्क भी आपको अपने बलबूते पे लेनी है। तो बिल्कुल। वहां से जब शुरुआत हुई तो
हमारे काफी सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने हमें गाइड किया कि देखो इस तरह से आप कर सकते हो, हाउ टू मिनिमाइज रिस्क, हाउ टू प्लान बेटर। हाँ। फिर वो काफी सारे हमारे जो फ्रेंड्स थे वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते थे, तो अच्छा। उन्होंने हमें अपने मार्केटिंग टीम से इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा। और जब हमने उनको अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दिखाया, हमने अपना पुराना काम दिखाया, तो उनको बहुत पसंद आया, हम्म। तो उन्होंने भी हमें एक चांस दिया। तो अच्छा। आई वुड से कि मेरा क्रेडिट ऑफ कोर्स थोड़ा हार्ड वर्क और उसमें तो है ही, बट आई थिंक मेरा क्रेडिट ज्यादातर जो है आई वुड लाइक टू गिव टू यू नो द हैंड अबव दैट गाइडेड मी, मेरे फ्रेंड्स, हाँ हाँ। फैमिली, बहुत सपोर्ट किया। हाँ और हाँ। उसी उसी वजह से हम आगे भी बढ़ पाए। तो अब जो हमारा वियतनाम से हमारा एक्सपेंशन हुआ, वो भी हमारे एक कस्टमर के थ्रू ही हुआ। तो उन्होंने, वो अच्छा। काफी अच्छे फ्रेंड बन गए थे हमारे। ज्यादातर जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो कस्टमर्स बन गए, और जो कस्टमर्स थे वो फ्रेंड्स बन गए। अच्छा। तो जब हमने उनके लिए रेगुलरली सामान बनाना चालू किया, तो उन्होंने आइडिया दिया कि मनीष तू हमारे दूसरे ऑफिसेस के लिए क्यों नहीं ट्राई करता। अच्छा। तो जब मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने नेबरिंग कंट्रीज में स्टार्ट किया, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट लॉजिकल एक्सपेंशन। ऑफ कोर्स। तो हमने कंबोडिया से स्टार्ट किया, एंड अच्छा। लकीली हमारा ये भी हुआ कि मेरी वाइफ का ब्रदर कंबोडिया में पोस्टेड था। अच्छा। तो एक सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया, अब एक इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कि एक अलग घर कंबोडिया में भी हो गया। हो गया। एक अच्छा। फैमिली मेंबर वहां पे है, तो थोड़ा सपोर्ट, नई कंट्री में आप जाते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है कभी कभी, बिल्कुल बिल्कुल। बट वहां होने से थोड़ा गाइडेंस उनका भी मिल गया। हाँ हाँ। एंड फिर जब हमारे कस्टमर्स से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, तो बस एक कस्टमर, एंड सिमिलर स्टोरी वहां पे भी, एक कस्टमर से दूसरा, दूसरे से 2 से 4, 4 से 8, दैट इज हाउ द ग्रोथ स्टोरी इज। तो एंड अमृत है वो केवल खाली कॉर्पोरेट गिफ्ट ही नहीं बनाती है, आप कई तरह के और भी मार्केटिंग सॉल्यूशंस दे रहे हैं कस्टमर्स को, इवेंट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। जरा दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए आपकी कंपनी क्या क्या करती है, व्हाट एग्जैक्टली डज इट डू। ओके, सो बेसिकली हमारा जो टैगलाइन हम ज्यादातर अपने कस्टमर्स को यही देते हैं कि वी कैन डू एनीथिंग फ्रॉम अ ब्रांडेड नीडल टू अ ब्रांडेड एलिफेंट। तो ये तो हमारा प्रोडक्ट का एक बताने का तरीका है कि हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज भी कर सकते हैं। सो देयर इज नो लिमिटेशन टू व्हाट वी कैन डू। अच्छा। बट जस्ट टू गो बैक टू योर अर्लियर क्वेश्चन, हमारे जो माइलस्टोन्स थे, तो जो हमने सबसे बड़ा माइलस्टोन तो हमारा जो था कि हमने जब शुरू में कंपनी चालू करी थी, तो हमें नहीं पता था कि ये लॉन्ग टर्म रहेगा कि नहीं रहेगा, ओके। कि ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं चलेगा, इसका मार्केट कैसा है। इट जस्ट हैपेंड सो फास्ट कि हमको रिसर्च भी करने का टाइम नहीं मिला। अच्छा। तो जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता गया, हमने और रिसर्च किया, देन थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ा था। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, कि एक बार लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं। फिर जब किया तो फिर थोड़ा और कस्टमर से बात करी, और पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट से बात करी कि आप आपको क्या लगता है। तो वही सब सबने काफी एंकरेज किया कि आप अगर प्रोडक्ट में क्रिएटिविटी लाते हैं, आप आपका पोर्टफोलियो एक्सपैंड करते हैं, तो अच्छा। स्कोप है। तो हमारा माइलस्टोन सबसे बड़ा यही था कि हमने जब शुरू किया तो हम सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बनाते थे। हम अच्छा। सिर्फ टी शर्ट और कैप्स, और तीसरा हमारा एक साइट छोटा था, बस प्रिंटिंग, इवेंट्स में फोल्डर्स, फ्लायर्स, वो सब चाहिए रहते हैं, तो वो भी हमने किया। तो अब हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि अब इसको ग्रो कैसे करें, क्योंकि सिर्फ 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट से तो नहीं ग्रो कर सकते। बिल्कुल। तो फिर जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हमको, तो हमने कहा कि ठीक है, अब ग्रो करने के लिए लोग भी चाहिए, एंड यू नीड ट्रस्टेड पीपल। सो बिल्कुल। जब ट्रस्टेड, द मोस्ट ट्रस्टेड एलाई यू कैन हैव इज योर वाइफ। सो हमने एब्सोल्युटली। देन आई आस्क्ड माय वाइफ इफ शी वुड लाइक टू जॉइन। तो पहले 2 साल तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अच्छा। कि दोनों हस्बैंड वाइफ अगर एक ही एडवेंचर और एक्सपेरिमेंट में लग जाएंगे, देयर हैज टू बी सम स्टेबिलिटी इन इनकम, एंड वो कहीं और जॉब कर रही थी ऑलरेडी। तो फिर हमने जब ग्रोथ की बात आई, तो
हमने कहा ठीक है, लेट्स जॉइन हैंड्स एंड लेट्स सी अपन दोनों मिलके हाउ कैन वी ग्रो इट। तो आई थिंक वन ऑफ द वेरी टर्निंग पॉइंट वाज जब मेरी वाइफ ने ज्वाइन किया। अच्छा। तो हम लोगों ने फिर अपने बिजनेस को डिफरेंट डिविजन्स में ब्रेक किया। ओके। तो हमने उसको सोर्सिंग, क्वालिटी कंट्रोल, डिजाइनिंग, HR, फाइनेंस, अच्छा। सारा हमने अपनी वाइफ को दिया। ओके। सेल्स, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग वो मैंने अपने पास रखा, which was anyway my passion and that was my core expertise anyways. I mean, because if एक ही अगर मैं ही सब कुछ करता रहूंगा तो I mean with the limited bandwidth आपका ग्रोथ भी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। बिल्कुल। तो जब हम दोनों साथ में काम किए तो देन she took care of everything and फिर हमारा सोर्सिंग भी इंक्रीज हुआ। पहले हम सिर्फ वियतनाम से करते थे। अच्छा। फिर धीरे धीरे हमने चाइना जाना चालू किया। तो दैट पार्ट माय वाइफ यूज्ड टू टेक केयर। तो वहीं से हमने हांगकांग, ताइवान, चाइना, शंघाई, वहीं से हमने सारा सोर्सिंग चालू किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज बढ़ाए अपने। कस्टमर्स को काफी मोटिवेट हुए। कि अरे वाह, दिस इज समथिंग नाइस। एंड देन वी स्टार्टेड गेटिंग मोर क्रिएटिव टूल्स। जैसे गैजेट्स होते हैं। फिर एक टाइम आया जब जैसे USBs was extremely popular. तो हमने कहा कि then we have to get into that and हमारा हमेशा यही था मोटिव कि we should be ahead of the curve because जब आप पहला कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। पीपल जब कोई भी नई चीज आती है तो इतना इजी नहीं होता कन्विंस करने के लिए, बट जब लोग उसका क्वालिटी, यूटिलिटी जब देखते हैं तो दे ऑल्सो गेट कन्विंस्ड। तो हमने वहां से अपना प्रोडक्ट एक्सपैंड करना चालू किया। फिर हमने थोड़े बहुत यूरोप से ब्रांड्स हमने डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया, जो हमने B2B मार्केट के लिए ही किया। सो वी ऑलवेज मेंटेन्ड आवर फोकस कि हमें B2B के लिए ही करना है। एंड कॉर्पोरेट्स, दैट इज वेयर द ग्रोथ एरिया इज। ओके। तो हमने कंज्यूमर्स के पास नहीं गए, खाली बिजनेसेस पे डायरेक्ट, फोकस। हाँ, हमने सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस पे फोकस रखा बिकॉज कंज्यूमर्स का बिजनेस मॉडल कंप्लीटली डिफरेंट है। विच मीन्स आपको स्टॉक रखना पड़ेगा, इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, वेयरहाउसिंग करनी पड़ेगी। बिकॉज एज अ कंज्यूमर, अगर मैं अपने आप को अगर कंज्यूमर की जगह रखूं तो मेरे को अगर कुछ ऑर्डर करना है देन आई वांट इट नाउ। नाउ मीन्स इन्वेंट्री। वो फिर कैपिटल इंटेंसिव हो जाता है। तो वी वांटेड टू कीप आवर बिजनेस वेरी एसेट लाइट, एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव। बिकॉज वियतनाम से जो हमने शुरुआत करी थी तो there was no option। यहाँ पे बैंक्स आपको फंड नहीं करते हैं बिकॉज एज अ फॉरेनर आपका जो फंडिंग होता है दैट कैन बी मैक्सिमम टू योर वीजा टेन्योर। आई सी। तो यहाँ पे हमें जो वीजा मिलता है वो जो टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड बोलते हैं उसको, तो वो सिर्फ 2 से 3 साल का मिलता है। तो 2 से 3 साल की फंडिंग, तो इट डजंट मेक सेंस। तो हमने कहा कि ठीक है, हम अपने बिजनेस को सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। लेट आवर बिजनेस फंड द बिजनेस, एंड दैट इज हाउ वी केप्ट इट ग्रोइंग। So high profit, low capital intensive, so easy for an entrepreneur to start. Absolutely. And हमारा जो the business model था, it was कि अगर हम एक कस्टमर के पास में जाते हैं, जैसे जैसे हमने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड किया, so एक हमने अपना कॉन्सेप्ट बनाया वन स्टॉप शॉप कि जैसे आप अगर हमारे कस्टमर हैं तो आप एक इवेंट कर रहे हैं या आपको इंटरनल मार्केटिंग कंपनी के कुछ चाहिए, तो आप 5 प्रोडक्ट या 10 प्रोडक्ट चाहते हैं, आपको उसके लिए 5 या 10 सप्लायर्स के पास जाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका टाइम उतना ही लगेगा आपको और प्रोसेस भी उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देन वी केम अप एज अ सॉल्यूशन दैट वी आर अ वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन फॉर आवर कस्टमर्स। कि आप सिर्फ हमसे डील करिए, आपका पूरा सप्लाई चेन हम मैनेज करेंगे, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। तो क्योंकि आप अगर कस्टमर हैं तो आपको तो सिर्फ मेरे से डील करना है। बिल्कुल। सो योर डीलिंग इज ओनली विद एमरिच। वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग from end to end. अच्छा। Right from the product concept to prototype to sampling to mass production to delivery. तो I mean it was a. अब आप हमें ये बताइए कि आपका ये आइडिया तो बहुत ही यूनिक था। कम कैपिटल में कैसे बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं
ये बिल्कुल आपकी कंपनी का बिल्कुल इसका जीवंत एग्जाम्पल है। अब आप हमें ये बताइए कि जब आपने ये किया और इसको दिन रात बढ़ा रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी चुनौतियां भी आई होंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए होंगे। तो व्हाट आर सम ऑफ द ग्राउंड रूट प्रॉब्लम्स दैट एन एंटरप्रेन्योर फेसेस बिगिन दिस बिजनेस? जब आपने शुरुआत की तो ऐसी कौन सी चुनौती आई जो आप बोलेंगे कि जो सब कोई फेस करेगा अगर कुछ ऐसा करेगा तो? सी प्रॉब्लम्स तो देखिए हर स्टार्टिंग में आती है, बट मेरा जो फंडामेंटल शुरू से रहा है कि मैं प्रॉब्लम्स की जगह मैं सॉल्यूशंस पे फोकस करता हूँ। तो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, सप्लायर बेस कैसे बढ़ाना है, फंडिंग कैसे लानी है, बिजनेस ग्रो कैसे करना है, एक्सपेंशन कैसे करना है। तो हमने आई थिंक वी जस्ट टुक वन प्रॉब्लम एट अ टाइम एंड देन वी सेड ओके लेट्स सॉल्व दिस, देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो हमारे को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो क्वालिटी का आता था तो और डिजाइनिंग का आता था, तो उसके लिए हमने टीम को रखा एंड हमने उसको पूरा ट्रेन किया कि इस तरह से है, बिकॉज हम लोग जैसे जैसे ग्रो करने लगे वैसे वैसे कस्टमर्स का डिपेंडेंसी हमारे पे काफी बढ़ गया। फिर कस्टमर्स यही बोलते थे कि भाई मनीष, इफ यू आर ओके वी आर ओके। तो विच एक्चुअली काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ जाती है, बिकॉज आई यूज्ड टू डू द क्यूसी माई सेल्फ। कि कोई भी इतने बड़े ब्रांड्स हैं, कस्टमर्स अगर मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, then we have to really make sure that we are able to do a good job. Yes, absolutely. So that became a little bit of a a challenge. Funding definitely was a challenge, and कई बार काफी प्रॉब्लम हुई because 3-4 प्रोजेक्ट्स 5 प्रोजेक्ट्स एक साथ आ गए। Now how do you manage? So as we grew, then companies also उनकी पॉलिसीज आ गई कि अब एडवांस पेमेंट नहीं देंगे, वी विल ओनली पे यू आफ्टर 30 डेज। अच्छा। तो दैट बिकेम अ प्रॉब्लम। देन ऑफ कोर्स काफी कुछ हमको अपनी पर्सनल सेविंग से इन्वेस्ट करना पड़ा, बट अब देखिए सो मेनी इयर्स डाउन द रोड अब वो लगता है कि ठीक है, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। सो वी टुक एवरी प्रॉब्लम पार्ट ऑफ द ग्रोथ कर्व। एब्सोल्युटली। सो हमने हर प्रॉब्लम को एक लर्निंग समझ के we said okay let's just move on, because अब हम प्रॉब्लम के ऊपर ही बैठे रहेंगे तो फिर तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आपकी टीम में लोकल वियतनामीज हैं या हिंदुस्तानी भी हैं? नहीं, हमारी टीम में सिर्फ लोकल हिंदुस्तानी इज ओनली मी एंड माय वाइफ। अच्छा। एंड Cambodia ऑफिस मैनेजर इज माय wife's brother's wife. तो she manages and she takes absolutely excellent care of that office. अच्छा। तो अगर आज कोई 20-30 साल के नौजवान अगर कोई हिंदुस्तान से वियतनाम आना चाहे और अपना बिजनेस शुरू करना चाहे तो उनके लिए पॉसिबल है? क्या इश्यूज आ सकते हैं और वियतनाम में कि कौन सी सेक्टर्स बहुत ग्रो कर रही हैं इस समय जो आप बोलेंगे जहां अपॉर्चुनिटीज है? I personally believe हर बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है और हर सेक्टर ग्रो कर रहा है। आपको जो सिर्फ एक चीज आइडेंटिफाई करनी है कि आपका नीड क्या है और आप कहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, बिकॉज until you can add value to what is already existing in the market, तो that means it should not become crowded. आपको अगर अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है तो आपको एक डिफरेंशियल you need to see how you are going to be different. बिल्कुल। तो एंट्री डेफिनेटली अभी भी कर सकते हैं, एंड आई ऑलवेज एनकरेज, आई ऑलवेज टॉक टू अ लॉट ऑफ यंग पीपल। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि एक बार अपने लिए काम करके देखना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। एंड मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप जिंदगी में कभी भी फेलियर से नहीं डरना चाहिए, एक्सपेरिमेंट से कभी नहीं डरना चाहिए। हमने भी जब जैसे अब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो हमने जब एम्ब्रिज शुरू किया था तो हमारा इनिशियली जो मेरे सारे रिलेशनशिप्स और कॉन्टैक्ट्स थे वो सब आईटी इंडस्ट्री के। अच्छा। तो हमारे जो पुराने इवन आउटसाइड ऑफ वियतनाम, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ बिजनेस पार्टनर्स थे, तो दे वांटेड टू लॉन्च देयर प्रोडक्ट्स इन वियतनाम। तो
while we were working on Ambridge, तो मैं कुछ बाहर की आईटी कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, अच्छा, यू नो, एज द कंट्री मैनेजर फॉर दोस कंपनीज। तो वो भी साथ में चल रहा था। तो काफी साल वो भी चला। फिर यू नो वो मॉडल ज्यादा लंबा वर्कआउट नहीं हुआ। मैं कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट किया, ट्राई किया, कोई बात नहीं। देन फिर जब यू नो आईटी बूम जब आया यहाँ पे फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, तो हमने अपना खुद का एक ब्रांड भी लॉन्च किया। अच्छा, यू नो हमने नेटबुक्स, एक जमाना था जब आईपैड्स और से पहले नेटबुक्स काफी पॉपुलर हुई, बिल्कुल, यू नो, तो विच वाज प्योरली फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट। तो हमने अपने खुद का ब्रांड लॉन्च किया। हमने चाइना में फैक्ट्रीज को आउटसोर्स किया, उन्होंने हमारे नाम से बनवाया। हमने इनिशियली काफी यू नो सक्सेसफुल भी रहा थोड़ा सा। बट यू नो इन सब चीजों में क्या होता है, अगेन कम्स बैक टू फंडिंग। यू नो यू वांट टू ग्रो अ ब्रांड, उसमें यू नो वी आर नॉट एन आईबीएम और अ कॉम्पैक और एप्पल, यू नो, कि हमारा अनलिमिटेड मार्केटिंग बजट्स है। तो सो वहां पे हम थोड़ा सा लिमिटेशन रहा। एंड देन यू नो विद आईपैड्स एंड ऑल कमिंग सो स्ट्रांग, यू नो मेरे को ज्यादा फ्यूचर पोटेंशियल लगा नहीं अनलेस वी आर रियली विलिंग टू पंप इन अ लॉट ऑफ मनी। तो देन वी क्लोज दैट। फिर हमने व्हीकल ट्रैकिंग बिजनेस में इन्वेस्ट किया। यू नो एक इंडिया से कंपनी के साथ हमने पार्टनर किया, दे वर रियली वेरी बिग एंड वेरी गुड। तो हमने उसमें भी एक्सपेरिमेंट किया। बट यू नो बिकॉज लॉजिस्टिक्स बिजनेस वाज रियली ग्रोइंग एंड बूमिंग, यू नो वियतनाम आज से, वियतनाम हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, 15 साल। बिकॉज यू नो वियतनाम इज अ ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग हब, अच्छा, यू नो। तो हमने यहाँ उसमें भी किया। एंड देयर वर लॉट ऑफ ट्रकिंग बिजनेस, यू नो, तो आपने लॉजिस्टिक्स कंपनी। बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस में हाथ मारे हैं, काफी सारा कुछ ट्राई हाँ, किया है आपने। मैंने काफी कुछ ट्राई किया। एंड शुरू तो से क्या यू नो ये आपका दिस इज, सजेशन होगा, आपके सजेशन क्या होगी फॉर यंग पीपल फ्रॉम इंडिया जिनके पास कम कैपिटल है और वो बाहर जाके बिजनेस करना चाहते हैं वियतनाम जैसी कंट्री में, तो वो क्या करें, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके हिसाब से, बिकॉज आपको काफी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए किस फील्ड में जाना चाहिए, आई डोंट थिंक आई वुड बी द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट। बट यू नो किस एटीट्यूड से आना चाहिए वो मैं जरूर बता सकता हूँ। यू नो जैसे मैंने पहले बोला कि यू नो एवरीथिंग इज, यू नो, आई ऑलवेज बिलीव यू नो ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स। एंड इम्पॉसिबल को हम पढ़ते हैं आई एम पॉसिबल, राइट? सो you know that is the attitude one must come with. You know I always tell everybody, you know, never be afraid of failures. Experiment, जैसे नया बिजनेस जब शुरू करते हैं, you know, जैसे मेरा भी, आप जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 3 4 5 बिजनेस लाइंस शुरू में हमने आइडेंटिफाई करी। लेकिन एक कोर जो एम्ब्रिज का जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग बिजनेस था वो हमने कोर उसको रखा। अच्छा, बिकॉज एक कोर होना बहुत जरूरी है और 2 3 4 सप्लीमेंट्री बिजनेसेस व्हिच कैन, यू नो, कैन वर्क और मे नॉट वर्क। ओके, सो यू नो अपनी कोर स्ट्रेंथ को समझना बहुत जरूरी है। एंड देन वर्क ऑन दैट, यू नो, एंड एवरीथिंग आई बिलीव व्हाटएवर यू डू, यू नो, उसके लिए एक पैशनेट होना बहुत जरूरी है, यू नो। तो कहते हैं ना कि जो भी काम आप दिल से करोगे वो पूरा जरूर होगा। तो एम्ब्रिज को आगे कैसे ले जाएंगे, अब यहाँ से आपके क्या आगे स्ट्रैटेजी है? See, अभी हमने जो रिसेंटली हमने चेंजेस किया था जस्ट बिफोर कोविड, आई मीन कोविड किसी को नहीं पता था आएगा, बट जस्ट बिफोर कोविड हमने अपना सिंगापुर में ऑफिस हमने सेटअप किया। एंड हमारा जो पहले वियतनाम वाज अ इंडिपेंडेंट ऑफिस, कंबोडिया हमारा एक इंडिपेंडेंट ऑफिस था, एंड सिंगापुर इंडिपेंडेंट ऑफिस था। तो हमने जो सबसे पहला काम यही किया कि हमने तीनों कंपनीज को मर्ज करके सिंगापुर को हमने हेड ऑफिस बना दिया। अच्छा, you know, because that is in you know answer to your expansion plan questions। क्योंकि सिंगापुर का एडवांटेज क्या है कि सिंगापुर इज वन ऑफ द, यू नो, द बिगेस्ट फाइनेंशियल हब्स ऑफ द रीजन। बिल्कुल, और काफी सारी कॉर्पोरेट्स जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके हेड ऑफिसेस सिंगापुर में हैं। तो हमारा प्लान यही था कि अब हम इंडिविजुअल कंट्रीज में
हर कंपनी को अप्रोच करने की जगह अब हम हेड ऑफिस लेवल पे अप्रोच करेंगे। तो हेड ऑफिस लेवल पे अप्रोच करने से हमें 2, 3, 5 कंट्रीज का प्रोजेक्ट मिलता है, Okay. so that was one of the biggest expansion plans that we had in mind. Okay. नेक्स्ट हमारा जो प्लान है, अब लेट्स से प्लान है, आई मीन एक्चुअली तो ये प्लान हमारा जब कोविड शुरू हुआ उसी साल का था, बट अब कोविड खत्म हुआ है, अब दोबारा से ट्रैवलिंग चालू होगी, देन वी हैव टू अगेन रीथिंक ऑन द स्ट्रेटजीज। बट मेरा जो सबसे पैशनेट प्लान यही है कि आई वांट टू सेट अप एन ऑफिस इन समवेयर इन EU। I see. Okay. because also because कि अभी वियतनाम और यूरोप जो यूरोपियन यूनियन है उनका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है फ्रॉम 2018। अच्छा। जो इफेक्टिव रहेगा 2025 या 28 तक। सो विच बेसिकली मींस कि जैसे वियतनाम और EU के बीच में जो ट्रेड होगा धीरे धीरे उसकी ड्यूटीज कम होती जाएंगी, एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ऑलमोस्ट ड्यूटीज जीरो हो जाए। I see. Okay. Hopefully, again, we are all hoping for that. वियतनाम और EU के बीच बिजनेस करने में इस समय बहुत फायदा है। हाँ, फायदा अभी भी है और आगे फ्यूचर प्लानिंग के लिए तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड दैट इज व्हाट आई फील। क्योंकि अब वियतनाम को हमने क्या किया है कि वियतनाम इज अ ग्रेट प्लेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, एंड आई मीन आई वुडंट एनकरेज कि आप यहाँ आके मैन्युफैक्चरिंग चालू करें स्ट्रेट अवे, जो आई मीन जैसे आप कैपिटल इंटेंसिव हो जाता है वो काफी, एंड वियतनाम को फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं आई वुड एडवाइज। जैसे आपका इंडिया में अगर कुछ एक्सपीरियंस है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आप रीजनल या EU सप्लाई करने के लिए आप वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स जो भी जैसे China plus one strategy has been there for many companies. People are looking for an alternate option. Alternate option कि हर चीज चाइना में ही क्यों बननी चाहिए, कहीं और क्यों नहीं बन सकती। तो आई थिंक वियतनाम has been one of the very large beneficiaries of this policy. तो वियतनाम का वीजा वगैरह आसानी से अरेंज हो जाता है अगर कोई आना चाहे, काम करना चाहे? हाँ, देखिए मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप जब एक बार आएंगे तो आपको ऑब्वियसली टूरिस्ट वीजा, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज, ट्रैवल कंपनीज व्हिच कैन हेल्प यू ऑर्गेनाइज अ वीजा। तो वीजा इज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम, बट ऑफ कोर्स आप जब वर्क के लिए आते हैं, यहाँ पे बिजनेस के लिए आते हैं, तो उस टाइम पे आपका थोड़ा बहुत एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बहुत जरूरी होता है। यहाँ का जो लेबर लॉ है इट इज वेरी क्लियर, कि दे ऑलवेज प्रेफर कि आप ऐसी एक्सपर्टीज लेके आए जो यहाँ पे नहीं है, and they welcome you. Okay. Okay. But I think that is there in every country. Everybody wants. I mean, US भी कह रहा है कि हमको localization करनी है, because आप local jobs बढ़ाना चाहते हैं, local talent को आप promote करना चाहते हैं, which I think is very fair. तो but the good part about Vietnam is ये लोग जैसे कोई भी talented individual है उसको they welcome with open arms. Okay. So आप आइए यहाँ पे, please teach us how things are done. जैसे India Vietnam has been, they've been very close friends. So I think that was a very big advantage for me also. That we were very, very warmly welcome as a foreigner. Indians are very well respected. Because because. तो मनीष अब ये बताइए, going back, अपने आप को मतलब आप 20 साल पीछे ले जाएं और आपको कुछ ऐसा लगता है जो आप कुछ मतलब अगर आपको कोई आज बोले कि आपने जैसे अपने करियर की शुरुआत की, जिस तरह से आपने अपना बिजनेस शुरू किया, इतना बढ़ाया, एनीथिंग यू वुड हैव लाइक टू डू डिफरेंटली, कुछ अलग किया होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता? Honestly, not much, but still yes, I would have liked to do something differently. जैसे आपने एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन किया था मेरे से, फंडिंग, अच्छा। हाँ, तो अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिलता, मे बी एक बिजनेस प्लान बना के, बट लाइक जैसे मैंने आपको बताया पहले कि हमारा जो बिजनेस एकदम से जो स्टार्ट हुआ वाज नॉट प्लान्ड, इट जस्ट हैपेंड, तो थोड़ा सा अगर
प्लान्ड होता, थोड़ा अगर टाइम मिलता, प्रॉपर रिसर्च कर पाते, कुड हैव प्रेजेंटेड दिस, कोई प्राइवेट इक्विटी कंपनी या वेंचर कैपिटल को प्रेजेंट कर पाते, तो एक्सटर्नल फंडिंग आती, देन प्रोबेबली जो ग्रोथ करने में हमें 5 से 7 साल लगे, वो शायद हम 2 से 3 साल में कर पाते। अच्छा, और आप अपनी पूरी तरक्की को इसमें कितना क्रेडिट आप लक को देंगे और कितना अपनी मेहनत को देंगे? मैंने सुना आपने बोला कि काफी हद तक लेडी लक आप सोचते हैं कि आप पे बहुत मेहरबान थी, लेकिन जब आप पूरे इंटरव्यू में तरह तरह के बिजनेसेस जो आपने लॉन्च किए, ट्राई किया, फेल हुए, फिर दूसरा लॉन्च किया, कोर बिजनेस हमेशा रखा, एक्सपेंशन में बहुत जगह आपने कोशिश की, तो ये भी प्रूव करता है कि आपने बहुत मेहनत की है। तो अब आप ओवरऑल पिक्चर देख के क्या बोलेंगे कि क्या ये पूरी तरह से किस्मत थी या कुछ किस्मत थी, अधिकतर हार्डवर्क था? किस तरह से प्लेस करेंगे अपने लाइफ की जर्नी को? देखिए, हार्डवर्क के बिना तो आई थिंक लक भी साथ नहीं देता, बट जैसा मैंने कहा कि गॉड हैज बीन वेरी काइंड एंड देयर बाय माय साइड, सो मैं काफी कुछ अगर परसेंटेजेस में ब्रेक करना है तो आई वुड से 50% लक एंड 50% हार्डवर्क, बट हार्डवर्क पहले आता है, तो जो हार्डवर्क वाला 50% है वो पहले आता है, और लक आई थिंक ऑल्सो फॉलोज, लक ऑल्सो सीज कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना ट्राई कर रहे हैं, एंड देन आई वुड से God has been kind. I've been very lucky to have some excellent friends. My wife has supported all along. My relatives have supported me all along. So it wouldn't be fair to say कि सारा 100% क्रेडिट मैं बोलूं कि सिर्फ मेरी मेहनत से हुआ है, ऐसा नहीं है। कोई भी दोनों बैलेंस में चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, दोनों बैलेंस में बहुत जरूरी है। एंड कलेक्टिव एफर्ट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। चलिए, अब आप हमारे रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। इससे हम जानेंगे मनीष के प्रवासी भारतीय जीवन के बारे में, जो वियतनाम में है इस समय। तो मनीष, ये बताइए, भारत की ऐसी कौन सी परंपरा है जो आप वियतनाम में फॉलो करते हैं, जिससे आप भारत से हमेशा जुड़े रहते हैं? ये थोड़ा सा इमोशनल क्वेश्चन है मेरे लिए। अच्छा। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे फादर हमेशा कहते थे, एंड आई थिंक ये आप इंडिया का परंपरा भी कह सकते हैं, कल्चर भी कह सकते हैं। तो माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज से कि बेटा, नेवर डिस्काउंट एज एंड एक्सपीरियंस। कि आपसे कोई बड़ा है उम्र में, तो उसका एक्सपीरियंस डेफिनेटली आपसे ज्यादा है। यू मे बी बिगर इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल और व्हाटएवर, बट जो उम्र में आपसे बड़ा है उसका एक्सपीरियंस आपसे हमेशा ज्यादा है। सो नेवर डिस्काउंट, एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट एज एंड एक्सपीरियंस, एंड दैट आई थिंक आई हैव ऑलवेज फॉलोड, चाहे वो इंडियन हो या वियतनामीज हो या कोई भी नेशनैलिटी का हो। सो आई थिंक दैट इज वन कल्चर आई हैव ऑलवेज फॉलोड and kept very close to my heart. आपका सबसे पसंदीदा भारतीय त्योहार जो आप अपने परिवार के साथ वियतनाम में मनाते हैं? सबसे पसंदीदा त्योहार हमारा है होली। अच्छा, और उसको कैसे मनाते हैं? और आपको हम बताएंगे कि जिस तरह से हम यहाँ पे होली मनाते हैं, शायद ही किसी और कंट्री में इंडिया के बाहर ऐसे मनाते होंगे, और काफी एक जगह इंडिया में भी ऐसे नहीं मनाते होंगे। तो हमारे यहाँ पे हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है, इट्स वेरी वेरी वेल नेट। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो काफी एंथुजियास्टिक हैं, एंड दे आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग दिस होली डे। अच्छा जी, तो वो ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड हम 40, 50, 60 फैमिलीज टुगेदर उन्हीं के घर पे सब साथ में मनाते हैं। हम इंडिया से या कहीं जहां से भी पक्के कलर्स मिलते हैं, हम वो भी लगाते हैं। ऑर्गेनिक कलर्स मंगाते हैं, पानी, आप जिस तरह से मतलब सोच सकते हैं कि मतलब
हमारा कलर जाने में हाथ से और ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता है। अच्छा। तो हम एंड द बहुत ही लकी पार्ट मतलब वियतनाम आना पड़ेगा होली देखने। बिल्कुल, आपको बिल्कुल आना पड़ेगा होली देखने के लिए, और आप एक बार यहाँ पे खेलेंगे तो आप याद रखेंगे। आपको भारतीय होने का वियतनाम में किस बात पर सबसे ज्यादा गर्व होता है? सबसे ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि जो एक्सपीरियंस हम एजुकेशन और जॉब का जो हम लेके आए हैं, जैसे इंडिया से तो ऑफ कोर्स एजुकेशन था, जॉब हमारा सारा यहीं पर एक्सपीरियंस है, बट तो जो हमने लोकल यहाँ पे लोगों के साथ में मिलके काम बढ़ाया, उनको काम सिखाया, आई थिंक दैट रियली स्पेशली जैसे पहले 10 साल हम आईटी में थे। अच्छा। तो जब आईटी में तो इंडिया को वैसे ही सुपर पावर माना जाता है। जो लोकल वियतनामीज कस्टमर्स और जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स थे, दे हैव अ वेरी हाई रिस्पेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया के साथ जो फ्रेंडशिप है, आई थिंक that really makes me feel proud, that our country has really done well, and we are so well respected here, so definitely, somebody has done a good job in terms of building India as a brand, and which definitely makes me feel good and proud of India. एक प्रवासी भारतीय होने के नाते आपका भारत की तरफ क्या योगदान है? How do you give back to India? See, the biggest contribution हम लोग जो दे सकते हैं is just sending back some dollars back home, or making investments, and sharing of course our experience. तो हमारे जैसे कई इंडिया जाते हैं, and I talk to some people, we share experience of what we have learned from बाहर बिजनेस करने का कैसा एक्सपीरियंस है, क्या क्या मुश्किलें आती हैं, समथिंग सिमिलर ऑन, एंड जब भी मुझे मौका मिलता है, I always try to try and speak to some young people in my family, or friends, or friends' children, but in terms of absolute contribution, I would say it's purely making investments back home. बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारी शो पे आने के लिए। Thank you so much. Thank you so much, Yaji, for giving me the opportunity. We wish you all the very best for future. Thank you. Thank you so much. It's been a pleasure.